सब कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चल शुरुआत करता हूँ। हाँ, देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो सामुदायिक संगठन के उपागम, प्रारूप और आप कह सकते हो रणनीति को लेकर है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैं स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सामुदायिक संगठन के उपागम। ठीक है, अभी चंद्रेश जी कह रहे हैं कि मैं उपागम को आज तक समझ ही नहीं पाया, उपागम होता क्या है, इसका मीनिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उपागम सामुदायिक संगठन के, एक मिनट, ये पीडीएफ तो पहले ये जाने। उपागम का कहने का जो अर्थ होता है वो एक प्रकार से समीप लाने की बात करता है, निकटता की बात करता है उपागम। अगर मैं बात करूं आपसे तो किसकी बात कर रहा है? समीपता की। ठीक है, समीपता का मतलब होता है निकट, यानी जब हम अध्ययन के दौरान या उसके दृष्टिकोण से जब हम किसी के आधार पर किसी विशेष सामाजिक तथ्य की विवेचना करते हैं तो वही उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है वो? उपागम कहलाता है। ठीक है, तो उपागम के अगर मैं बात करूं शैक्षिक तकनीकी के रूप में तो अनुदेशन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अनुदेशन प्रणाली के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये हमेशा कल्याणकारी गतिविधियों पर काम करता है। कल्याणकारी गतिविधियों पर काम करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, सामुदायिक संगठन में सामुदायिक कल्याण के लिए विभिन्न अभिगम का प्रयोग, अभिगम का मतलब भी होता है उपागम, प्रयोग संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। और सामुदायिक संगठन में अभिगमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणता के माध्यम से समुदाय का कल्याण करता है और उसकी विकास की बात करता है। ठीक है, तो विभिन्न तरीके के उपागम हैं। उन उपागम का प्रयोग करके और अपनी बुद्धिमत्ता से उस समुदाय का विकास करता है। कौन? सामुदायिक संगठन करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर व्यक्तिक उपागम क्या होता है। एक पॉइंट है व्यक्तिक उपागम। व्यक्तिक उपागम का मतलब होता है कि ऐसे में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जब कार्यकर्ता जाता है तो व्यक्तिक उपागम का भी प्रयोग करता है, यानी व्यक्तिकरण का यूज़ कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसकी वजह से व्यक्तिक उपागम लगाया है इसने। तो समुदाय के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता, मतलब यहाँ पर आप देखिए सबकी आवश्यकता को देख रहा है, सबकी समस्याओं को देख रहा है और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर ही समस्या का समाधान की प्रक्रिया निकाल रहा है। तो आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समुदाय विकास के लिए चयनित कर समुदाय के साथ मिलकर कार्य करता है, वही कहलाता है आपका व्यक्तिक उपागम। ध्यान सुनिएगा आप लोग। व्यक्तिक उपागम का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल लैंग्वेज में कि जो समुदाय के जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्यों की समस्याओं को पहचानता है, तथ्यों को कलेक्ट करता है और उसके बाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसकी समस्या का निराकरण करता है, वही कहलाता है आपका सामुदायिक संगठन में व्यक्तिक उपागम। व्यक्तिक उपागम कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात कर लेता हूँ। और दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है भाई? अच्छा, हो गया ये। तो दूसरा पॉइंट की बात करता हूँ, सामुदायिक शिक्षा उपागम क्या होता है? किसी को पता है सामुदायिक शिक्षा उपागम? बताइए अगर किसी को पता है तो। सामुदायिक शिक्षा उपागम बोलिए, किसी को अगर पता है या जानकारी है तो। ओके ओके ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। शिक्षा का आप लोगों ने बोला कि भाई प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी प्रशिक्षण करना, बात सही है, बहुत बढ़िया। और आपको यहाँ पे जो सामुदायिक है, इसी सामुदायिक को ही एक आंग्ल भाषा में जब कम्युनिटी के रूप में जाना गया था, जिसे आप कहते हो कॉम प्लस म्यूज, है ना? कॉम प्लस म्यूज, है ना? आंग्ल भाषा कैसे लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है ये। तो उसके आधार पर समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में भी काम करती है। तो प्रत्येक समुदाय की अनेक आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति
और समस्याओं का समाधान, समुदाय का रहन सहन ऊंचा उठाना और दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर करना। तो यहाँ पर उन समुदाय के लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण तो आप करेंगे ही करेंगे, आवश्यकता के अनुसार प्लस में उसको जागरूकता भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे, उनकी रहन सहन को भी आप ध्यान में रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ेंगे आप। तो ये भी एक्टिविटी उसमें होता है। तो समुदाय में अगर मैं बात करूं तो बालक की शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से गोल बनेंगे, है ना, अलग से उनके महत्व के बारे में आप बताएंगे। भाई शारीरिक विकास का प्रभाव कैसे देखा जाए, देखो शारीरिक विकास का प्रभाव अगर आपसे बात मैं करूं तो ये भी एक प्रकार से सामुदायिक शिक्षा का उपागम में ही देखा जाएगा आपका, ठीक है। मानसिक विकास का प्रभाव की बात करूं तो भी इसी में देखा जाएगा, क्योंकि बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गोल बनाया है ना, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर। सामाजिक विकास का प्रभाव भी इसी के अंतर्गत आप देखेंगे, सांस्कृतिक विकास का प्रभाव भी आप इसी के अंतर्गत देखेंगे, चारित्रिक और नैतिक विकास का प्रारूप भी इसी के अंतर्गत देखेंगे आप लोग, राजनीतिक विचारों पर प्रभाव जो डाला जा रहा है वो भी आप सामुदायिक शिक्षा के उपागम में ही देखेंगे, और व्यावसायिक विकास का भी प्रभाव आप देखेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के जो शैक्षिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी यूज़ की जाती है। तो स्कूलों की स्थापना कर दीजिए। स्कूल की स्थापना क्यों कर रहे हो भाई? शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए ना। बताइए, समुदाय जो है विभिन्न प्रकार के स्कूलों का निर्माण करता है, और जिससे समुदाय की संस्कृति क्या होती है, सुरक्षित रहती है और विकसित हो सके भाई अगली भावी पीढ़ी को लेकर। तो बालक और बालिकाओं के हस्तांतरित करने की प्रक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो विशेष रूप से सेवा और कल्याण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है सामुदायिक शिक्षा उपागम में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं पढ़ूँ तो वही बात लिखी हुई है जो मैंने बताया है। सामुदायिक संगठन में कार्य संगठनकर्ता समुदाय के प्रत्येक सदस्य की उसकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता करता है या जागरूक करता है, अवेयरनेस करता है, सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, शिक्षण प्रशिक्षण देता है। तो समुदाय में शैक्षिक कार्य, स्कूलों की स्थापना, शिक्षा का उद्देश्य का निर्माण करना, शिक्षा पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का नियंत्रण करना, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना। प्लस में बात करूँ तो क्या प्रौढ़ शिक्षा नहीं दे सकते हो भाई? प्रौढ़ शिक्षण भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अभी बालक के आप देख रहे थे, प्रौढ़ शिक्षा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था करो, ठीक है भाई, धन की व्यवस्था भी करो। नागरिकों तथा स्कूल या विद्यालय के नेताओं के सहयोग की बात करना, और शिक्षा के साधन के रूप में जो समुदाय की क्वालिटी देखी जाती है वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो समुदाय के द्वारा दी गई शिक्षा अर्थयुपयुक्त तो होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, फिर तो बेकार हो जाएगा अगर शिक्षा जो दे रहे हो आप निरर्थक हो गई तो यहाँ पर शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उपागम की बात करूँ तो उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, और समुदाय के आंतरिक बाह्य साधनों और उनकी जानकारी करता है, और साधनों के क्रियान्वयन के लिए उन सदस्यों को सहभागिता में क्या करता है, प्रेरित भी करता है या वो प्रोत्साहित भी करता है। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब आगे हम बात करते हैं आवश्यकता निर्धारण उपागम। चलिए जरा मुझे बताइए यहाँ पर आप लोग कि आवश्यकता निर्धारण उपागम क्या है, बोलिए। ओके ओके देखो, आपको मैं बताऊं, आवश्यकता में सबसे पहली एक बात याद रखिए, नियोजन। सबसे अहम बात वो बात है नियोजन की। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, एक प्रकार से, ठीक है, प्लानिंग करना। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भविष्य की रूपरेखा आपने तैयार किया है वह आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन किया है, उसी चिंतन प्रक्रिया को एक प्रकार से हम उसको नियोजन की प्रक्रिया रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आवश्यकताएं जो थी उसकी, उसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर आपने निर्धारण किया है, और निर्धारण करने का मतलब हुआ कि आपने नियोजन किया है, आयोजन की गतिविधियां लागू किया है। क्योंकि उपागम में विषय वस्तु के चारों ओर जो अधिगम अनुभव है उस अधिगम अनुभव का संगठन किया जाता है,
और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, विषय वस्तु में उसे प्रवीण बनाने के लिए। प्रवीण का मतलब सक्षम, हाँ सक्षम, उपयुक्त भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सामुदायिक संगठनकर्ता प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं को निर्धारण करेगा और यह जानकारी करता है कि कौन सी आवश्यकता सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। उसी आवश्यकता को यह क्या करता है, या उसी लक्ष्य को वो फॉलो करता है, या उसी पर वो कार्यवाही करना शुरुआत कर देता है। तो यहाँ पर आवश्यकता का निर्धारण का उपागम कहा जाएगा अनुभव को लेकर। तो जहाँ हम अनुभव और अपने व्यवहारों को परिवर्तन के रूप में देखते हैं, तो सामाजिक समस्या या मुद्दा का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद अधिगम उद्देश्यों का हम निर्धारण कर देते हैं। अधिगम उद्देश्यों का हम निर्धारण कर देते हैं। तो निर्धारण करने का मतलब होता है एक प्रकार से आयोजन या नियोजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। विस्तृत उपागम का मतलब क्या होता है? चलिए एक बार बताइए मुझे, विस्तृत उपागम क्या है? देखिए विस्तृत, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? बोलिए एक बार। देखिए विस्तृत क्षेत्र उपागम का मतलब क्या होता है, या विस्तृत उपागम का मतलब क्या होता है? तो इस उपागम के जो भी समर्थक विद्यमान विषय संबंधी उपागम से हटकर एक लाभ प्राप्त करने की दिशा में इसके आपसी संबंधों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की जब बात करते हैं, तो इस उपागम के अंतर्गत ये बात सभी सामुदायिक संगठनकर्ता कहते हैं कि यह व्यापक विचारधारा और संप्रत्यय पर बल दिया जा रहा है। विशेष विचारधारा पर अगर मैं बात करूं, या व्यापक विचारधारा पर बात करूं, या संप्रत्यय पर बात करूं, तो एक प्रकार से ये कहलाता है विस्तृत उपागम। अब ये कैसे, जरा समझिएगा। सामुदायिक संगठन में संगठनकर्ता व्यापक उपागम का उपयोग पर पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है, मतलब मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर पहली बात। दूसरी बात, संगठनकर्ता को ऐसे कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों के अनुरूप हो और संगठनकर्ता एक विस्तृत सोच को विकसित कर सके, व्यापक लेवल को विकसित कर सके। प्रश्न देखो, आप सबसे प्रश्न बनेगा कि बताइए सामुदायिक संगठन के उपागम में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाए? तो सब वहाँ पर लिखा रहेगा आपको कि संगठनकर्ता एक विस्तृत सोच को विकसित करता है। तो आप कहेंगे हाँ करता है, विस्तृत सोच को विकसित कैसे करता है? वैज्ञानिक ज्ञान, निपुणता, कौशल और कुछ सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ध्यान में रखकर वह विस्तृत उपागम का प्रयोग में लाता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो समुदाय के सदस्यों के अनुरूप हो और संगठनकर्ता एक विस्तृत सोच को विकसित करके वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणता के माध्यम से सामुदायिक विकास की प्रक्रिया का वह प्रारंभ कर सके। तो यही है आपका यहाँ पर सामुदायिक संगठन में विस्तृत उपागम, सामुदायिक संगठन में विस्तृत उपागम। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक क्रिया, क्रिया का मतलब आप समझते होंगे। यहाँ पे जब कहीं क्रिया मिले आपको तो आप तुरंत समझ जाना एक्शन, तुरंत समझ जाना एक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब। और एक्शन, सोशल एक्शन तो जानते हैं आप लोग, है ना, वही है ये। यानी समुदाय, जो समुदाय है उसमें संगठनकर्ता समुदाय के कल्याण के लिए सदस्यों को समुदाय के माध्यम से बेहतर तालमेल, तालमेल का मतलब होता है समन्वय, इसका मतलब होता है समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करता है। तो कल्याण के लिए सदस्यों का और समुदाय के दोनों के बीच में जो बेहतर सामंजस्य है उसको बनाने का प्रयास एक सामुदायिक संगठनकर्ता करता है। तो ऐसे में समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से विकास करने का प्रयास भी किया जाता है। तो सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता सदस्यों को आत्मचेतना, जागरूकता और स्वास्थ्य जनमत तैयार करता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें थी आपको समझना था यहाँ पर, और ये बात ये थी कि सामाजिक क्रिया का उपागम क्या है। सामाजिक क्रिया का उपागम यही है कि जो समुदाय के सदस्य हैं वो और समुदाय, इन दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, और जो समुदाय की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। उसकी जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया का मतलब उसका कुछ ऐसा, जिसने आप लोग कहते हो
कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट को मैंने क्या किया भाई, उजागर कर दिया है। तो उस एनजीओ का कुछ सीक्रेट होगा, मान लीजिए उस एनजीओ का ये भी सीक्रेट हो सकता है, या उस समुदाय का ये भी सीक्रेट हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे यहाँ जो है एक जो विद्यालय ओपन हुआ है, उस विद्यालय में स्टाइपेंड जो है, जो पैसे हैं जिसको आप कहते हो फंड, तो फंड इनमें बढ़ोतरी हो। तो फंड में बढ़ोतरी होने का ये जो तरीका है, यह एक प्रकार से आंतरिक है, आंतरिक उनकी मैनेजमेंट है। तो ये इस आंतरिक मैनेजमेंट को आपको क्या करना है, ये अंतःक्रिया है, और इसी अंतःक्रिया के माध्यम से आपको क्या करना है भाई, उसका विकास करना है, ताकि और लोग वहाँ पर क्या कर सकें, स्टाइपेंड दे सकें, पैसे वगैरह जो है उसको फंड कर सकें, फंडिंग वगैरह कर सकें। तो यहाँ पर यही कहने का मेरा तात्पर्य था, ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हो, नेशनल लेवल पर भी कर सकते हो। आप सरकार को बताओगे भी कि भाई एक एनजीओ है जहाँ गरीब बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, इस एनजीओ के पास पैसे नहीं हैं, तो आप हमें कम से कम स्टाइपेंड या फंडिंग करें, तो मैं इनके लिए और सुविधाएं अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूं, सरकार से आप ऐसा अनुरोध कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में आपको यह क्रिया कहलाएगी, आप सबकी सामाजिक क्रिया का उपागम कहलाएगा, ठीक है। तो उपागम समीपता की बात करता है ना, जागरूकता वगैरह की बात करता है, चेतना की बात करता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये था उपागम। अब हम बात करेंगे प्रारूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, यूजीसी में प्रश्न बनाया जाता है यहाँ से कई बार, है ना। भाई देखिए, उपागम में अगर मैं बात करूं, अनेक व्यक्तियों ने सामुदायिक संगठन के मॉडल को विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है, उसका विकास किया है। तो ऐसे में जब हम कभी किसी का अप्रोच या दृष्टिकोण की बात करता हूं, तो सबसे अच्छा नाम और सबसे फेमस नाम, एक नाम है मुर्रे जी रॉस। क्या नाम है उसका? मुर्रे जी रॉस, ठीक है। आप ध्यान रखें, आवाज़ मेरी क्लियर है आप सब तक? बताइए जरा, कंफर्म करिए एक बार मुझे। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ मुर्रे जी रॉस के बारे में, तो मुर्रे जी रॉस, ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने अपना जो दृष्टिकोण दिया था वो 3 भागों में डिवाइड किया था। इसने कहा कि मैं इसके माध्यम से, इन प्रारूप के माध्यम से, मैं जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्ति में जटिल समस्याएं हैं, उन जटिल समस्याओं का क्या कर सकता हूँ, निदान कर सकता हूँ। तो ऐसे में उन्होंने कुछ मॉडल्स दिए, कुछ प्रारूप दिए। उस एक का नाम था सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण, एक का नाम था सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण, दूसरे का नाम था विनिर्दिष्ट रूपरेखा दृष्टिकोण, तीसरे का नाम था प्रक्रिया दृष्टिकोण। तो ये 3 प्रारूप इन्होंने दिए थे, ठीक है। तो अभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा 3 प्रारूप का। अच्छा, यहाँ पे रोथमैन का नाम आया है पहले, मैंने पहले बोल दिया आप लोगों का मुर्रे जी रॉस का। चलो आप पहले मुर्रे जी रॉस का ही देख लीजिए। तो यहाँ मुर्रे जी रॉस 1955 में सामुदायिक संगठन के प्रारूप को 3 भागों में डिवाइड किया, और एक का नाम दिया है उसने क्या, सामान्य रूपरेखा, दूसरे का नाम दिया है विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट लिख रहे हो कि मैं लिख दूं, और तीसरे का नाम जो दिया उसने वह दिया प्रक्रिया दृष्टिकोण। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूं एक बार, फिर मैं क्लास कंटिन्यू कर जाऊँगा। देखिए आप प्रीति मैडम हैं, ठीक है। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखनी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये होता है। तो यहाँ पे अच्छा आप समझ लीजिए सामान्य रूपरेखा क्या था उनका। तो सामान्य रूपरेखा की बात करूँ ना, तो वो कहते थे कि समुदाय में जो भी सेवाएं होंगी, उन सेवाओं के समूह को कुशल नियोजन बनाना, कुशल नियोजित करना और संगठित करना, ये था एक उनका, एक काम इनका था। किसमें था ये काम? ये था सामान्य रूपरेखा में। सामान्य रूपरेखा क्यों कहते थे? कहते थे कि समुदाय की सेवाओं के समूह को कुशल बनाना है और नियोजित करना है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कहते थे कि जो भी सेवाएं हैं वह सेवाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। सुदृढ़ का मतलब कंठस्थ और अच्छी और जटिल वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, ऐसी सेवाएं होनी चाहिए। ये एक बात ये कहते थे सामान्य रूपरेखा। ऐसा सामान्य है ये, तो जाहिर सी बात है ये सभी लोगों ने इसको फॉलो किया होगा, वैज्ञानिक विधि वगैरह का प्रयोग किया होगा। दूसरी बात इन्होंने कहते थे कि कोई भी अगर इस प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी अगर समस्या स्टार्ट कर रहे हो,
तो सामान्य रूपरेखा के दृष्टिकोण में ही मुर्रे जी रोस ये भी कहते थे कि नई सेवाओं का भी आप स्टार्ट करो। नई सेवाएं अगर कोई आ रही हैं आपके मन में या कोई विचार आ रहा है तो भी आप उसको वहाँ पर स्टार्ट करो। तो ये 3 बातें सामुदायिक संगठन के प्रारूप में मुर्रे जी रोस ने सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण में बोली थी। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण। दूसरी बात करता हूँ बी निर्दिष्ट रूपरेखा। अच्छा, बी निर्दिष्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे एक प्रकार से निर्देशन को लेकर। और बी निर्दिष्ट जब निर्देशन की बात होती है तो आपके मन में एक और विचार आ रहा होगा, और वह विचार क्या हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कि विशिष्ट संगठन या समुदाय की स्वयं दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्देश्यों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सुधार से जुड़ा होता है, उसके लक्ष्यों से जुड़ा होता है, उसके उद्देश्यों से जुड़ा होता है। तो ऐसे में जब मैं कभी भी विशिष्ट संगठन की बात करूं या विशिष्ट समुदाय की बात करूं तो उसमें स्वयं विशिष्ट कोई मुद्दा होगा, उसी मुद्दे को हमें सुधारना होगा। तो उसको सुधारने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया होगी, विशिष्ट प्रक्रिया होगी। क्या मेरी आवाज़ नहीं जा रही आप लोगों के पास? दब वैसे मैं सामुदायिक प्रारूप में, अच्छा द्वितीय पे था, दूसरे नंबर पर था, और दूसरा नंबर हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने आपसे कह रहा है कि भाई कि विशिष्ट समुदाय हो, विशिष्ट मुद्दे हो, विशिष्ट तरीके से सुधार करिए, सब कुछ विशिष्ट हो, सब कुछ विशिष्ट हो, सारा कुछ क्रियाविधि विशिष्ट हो, कार्यक्रम भी विशिष्ट हो। तो ऐसे में जब आप सेवाओं को विशेष रूप से संबंध में कोई संगठित काम करते हैं, मतलब विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय, विशेष संगठन, विशेष रणनीति, विशेष विषय, सब कुछ जो आता है वह एक प्रकार से विशिष्ट रूपरेखा निर्देश में मुर्रे जी रोस ने 1995 में ये चीज़ें दी थी। तीसरी बात है, यहाँ पर ये कहा इन्होंने थर्ड पॉइंट को, प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है एक्शन। और इन्होंने एक्शन को क्या कहा कि भाई देखो, एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई दृष्टिकोण या कोई विषय वस्तु पर जब आप अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रक्रिया का आरंभ कैसे करें। देखो, आपको ज़्यादा अधिक समय तक किसी विषय पर ज़्यादा केंद्रित नहीं होना है, वरना अगर आप केंद्रित हो गए तो दूसरी समस्या को आप पहचान ही नहीं पाओगे। ऐसी कंडीशन पर आपको एक्टिव रहना है, साथ ही साथ उस वहाँ पर जो भी समस्याएं दिखें द्वितीयक रूप में, गौड़ रूप में, सेकेंडरी रूप में, उसे भी आपको नोट कर लेना है। तो ऐसी प्रक्रिया का संचालन जो होता है प्रक्रिया दृष्टिकोण में होता है। तो जब निरंतर कोई समुदाय में कोई क्रियाविधि चलती है तो ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से हम उन्हें क्या करते हैं, व्यक्तियों को शामिल करते हैं और उन व्यक्तियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं की पहचान करते हैं और उन पर सकारात्मक कार्य को रखते हैं। तो जब सकारात्मक कार्य को मैंने रखा और उन्हीं सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए मैं क्रिया का संचालन करता हूँ। तो कार्य करने की गतिविधि जो बताई गई है वो प्रक्रिया के दृष्टिकोण में बताया गया है कि इस तरीके से काम होता है। मुर्रे जी रोस ने कहा कि सबसे पहले तो भाई आप लक्ष्य और उद्देश्य बनाइए। ये कहाँ पर इन्होंने ये बात बोला, विनिर्दिष्ट में, और उससे पहले ये बात बोल चुके थे कि किसी कार्य और सेवाओं को अगर चलाना है तो पहले सुनिश्चित करिए, पहले दृढ़ सेवाएं दीजिए। तो पहले आप नई सेवा बनाइए। तो जब से ही नई सेवा बन गई और नई सेवा बनने के बाद उसका विशिष्ट उद्देश्य पर काम किए तो वो विशिष्ट हो जाएगा, और जब विशिष्ट हो गया तो उसके बाद आप प्रत्यक्ष रूप से उसकी समस्या का समाधान करिए। और यह जब समाधान की प्रक्रिया होती है इसे प्रक्रिया का दृष्टिकोण बनता है, मतलब कार्य करने का तरीका। जैसे आपके सामने खाना आ जाए, भोजन आ जाए, लेकिन भोजन को अभी आप क्या कर रहे हैं भाई, अपने मुंह तक नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे ही भोजन को अपने मुंह तक लेकर जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच की जो एक्टिविटी हुई है उसको कहते हैं प्रक्रिया। वह एक प्रकार की प्रक्रिया, मतलब करने की गतिविधि को क्या करना, प्रक्रिया कहना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना यहाँ पर। अब आगे हम बात करते हैं जॉक रॉथमैन का। यहाँ पे रॉथ लिखा हुआ है लेकिन रॉथमैन है। बड़ा कन्फ्यूज़न भाई यूजीसी के भी साथ साथ तो अलग अलग बुकों में भी देखने को मिलता है ना, कुछ कन्फ्यूज़न शब्दों को लेकर, लेकिन आप ध्यान रखिए तुरंत समझ जाएंगे रॉथमैन क्या है। अभी मैं क्वेश्चन जब आज 8 बजे करवाऊंगा तो आप लोग उसको ज्वाइन भी करना, पता चलेगा, आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा।
रॉथमैन क्या कहता था? रॉथमैन कहता था 1968 में, इसका 68 में उपागम आया, अप्रोच आया 68 में, और इसके भी तीन थे, इसके भी तीन थे। एक को इसने बोला, देखो पहले यहाँ पर ये स्थानीय विकास, देखो ध्यान से सुनो, उस रॉथमैन ने तीन मॉडल दिए। तीन मॉडल का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। वो एक नाम है अवस्थिति, अवस्थिति लिखिए कॉपी पर, अवस्थिति विकास। दूसरे को कहा उसने सामुदायिक नियोजन, तीसरे को उसने बोला सामुदायिक कार्रवाई। ये तीन दिए। लेकिन ये जब तीन मॉडल इसने प्रस्तुत किए तो कोई पॉजिटिव सकारात्मक हमें प्रभाव नहीं मिला। तो रॉथमैन ने इसी प्रारूप को 2001 में संशोधित कर दिया। अब यही 2001 से प्रश्न पूछा जाता है जो संशोधित किया है। अवस्थिति विकास का नाम रख दिया स्थानीय विकास का प्रारूप, ठीक है भाई। और जो सामुदायिक नियोजन वहां पर 1968 में दिया था वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रख दिया। और जो उसने सामुदायिक कार्रवाई 1968 में रॉथमैन ने दिया था उसे भी 2001 में जब संशोधन किया उसे भी वैसे का वैसे ही लिख दिया, मतलब रख दिया सामुदायिक कार्रवाई को। केवल परिवर्तन किया अवस्थिति के मॉडल को। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए जैक रॉथमैन के द्वारा सामुदायिक संगठन के मॉडल को निम्न में से किसको परिवर्तित किया है? तो ऑप्शन में या तो अवस्थिति विकास मॉडल, सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक कार्रवाई होगा, और ये ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन को हटा दीजिए। तो ये भी हो सकता है स्थानीय विकास, सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक कार्रवाई, ऐसे भी हो सकता है। तो ध्यान रखना वह विकास है आपका, अगर ऑप्शन में स्थानीय है तो स्थानीय होगा, और अगर ऑप्शन में अवस्थिति है तो अवस्थिति होगा, ठीक है। प्रश्न के आधार पर वो चलेगा, ठीक है। तो ये बात। अब देखो स्थानीय विकास के प्रारूप में क्या बोला इसने, देखिए इसने इस प्रारूप में ये बात बोला इस दृष्टिकोण में कि लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए नागरिक कार्रवाई करने के लिए सामुदायिक परिवर्तन को स्थानीय सामुदायिक स्तर पर लोगों का एक वर्णक्रम होना चाहिए। और वर्णक्रम जानते हो किसे कहते हैं? क्लासरूम को कहते हैं, क्लासिफिकेशन को कहते हैं, वर्णक्रम। अब आप कह रहे होंगे सर कहाँ कहाँ से हिंदी लाते हो, तो मैं बता दूं वर्णक्रम एक प्रकार से बोला जाता है क्लास रूम को कह सकते हो। और समुदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, यहाँ पे वर्गीकरण को रख लीजिए, है ना। तो आप ध्यान रखना यह एक प्रकार से जब वर्णक्रम की एक व्यापक भागीदारी होती है तो ऐसी कंडीशन पर वह स्थानीय विकास का प्रारूप होता है। और यहाँ पर आपसी सहयोग, स्वायत्तता की धारणा और अनेकत्व, अनेकत्व का मतलब होता है एक प्रकार से, अनेकत्व का मतलब होता है अनेक रूपों में, अनेक रूपों में लोगों की सहायता के द्वारा स्वयं की सहायता देना स्थानीय विकास हो जाएगा। ये आपका सिंपल शब्दों में याद रखिए, ठीक है, सरल शब्दों में लोगों की सहायता, स्वयं की सहायता, ठीक है। सक्षमकारी तकनीकी पर बल देता है यही विकास। स्थानीय विकास प्रारूप किस पे बल देता है? सक्षमकारी तकनीकी पर बल देता है। प्रश्न बनता है भाई सक्षमकारी पर तकनीकी को कौन बल देगा? तो जाहिर सी बात है स्थानीय विकास प्रारूप बोल देता है, सिंपल सी बात है। सामाजिक नियोजन देख लीजिए। सामाजिक नियोजन में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसी सामाजिक नियोजन को कहा गया था सामुदायिक नियोजन भी। और इसमें आपको मैं बताऊं विभिन्न प्रकार के क्रियाविधि आती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शहर, कस्बे, नगर पालिका क्षेत्र, राज्य उपलब्ध सेवाओं की आवश्यकताओं का विश्लेषण कर दीजिए, वही आपका सामाजिक नियोजन हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। और उसके बाद इसने कहा आपसे सामाजिक क्रिया क्या होगी। सामाजिक क्रिया का मतलब था सामुदायिक कार्रवाई, इसी को बोला गया था, सामुदायिक कार्रवाई बोला गया था। और वही बात जैसे रॉथमैन ने बताया था सिमिलर वही बात यहाँ पर भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी दृष्टिकोण में किसी जनसंख्या के उस शोषित या सुविधा विहीन वर्गों का अगर अस्तित्व पर कार्य हो रहा है
तो जिसे बड़े स्तर पर समुदाय की मांग की उत्पत्ति हो रही हो, तो ऐसे में आप उसकी आवश्यकता को जानना चाहेंगे। तो जब आप आवश्यकताओं को जानेंगे तो वह सामुदायिक कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं कहूँ, हड़ताल हो जाए, मोर्चा हो जाए, प्रदर्शनी हो जाए, ठीक है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है जो जनशक्तियों पर आश्रित होती है, तो वह सभी की सभी एक्टिविटी सामाजिक क्रिया के प्रारूप के अंतर्गत आती है। ठीक है, वो सभी की सभी क्रियाविधि किस पे आती है, आप ध्यान रखिएगा, सामुदायिक क्रिया पर। सिद्दीकी का नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, सिद्दीकी का भी नाम इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। सिद्दीकी भी आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है सिद्दीकी से। तो सिद्दीकी बेसिकली रोथमैन का क्या कर लिया था, उसी के सिमिलर ही 1997 में 1997 में सिद्दीकी ने प्रारूप दिए। 1997 में आप देख रहे हैं, ये सिद्दीकी का ही प्रारूप मैंने ओपन किया है आपके सामने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HY सिद्दीकी, यहाँ पर देखो, ये 3 प्रारूप दिया 1997 में। इसके 3 प्रारूप क्या, इसको रट्टा मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा प्रारूपों को, एक को इसने कहा जो सामुदायिक विकास प्रारूप था, उस सामुदायिक विकास प्रारूप को इसने क्या नाम दे दिया था बताइए जरा, इसका नाम दिया था प्रतिवेश विकास मॉडल। इंग्लिश में कहते हैं नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल। तो याद रखिएगा, प्रतिवेश का मतलब होता है पड़ोसी। प्रतिवेश, अब आप कुछ और चीज़ें ना समझे, मतलब प्रतिवेश एक प्रकार का विचार को भी रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिवेश के बारे में जो जिक्र किया गया, विचारों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर लोगों में अपने स्वयं के प्रयास तथा संसाधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकता समस्याओं के समाधान की मूलभूत अंतर्निहित क्षमता को पहचानने की बात किया था, और ये बात था प्रतिवेश विकास मॉडल पे। और प्रतिवेश विकास मॉडल को बोला जाता है नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड भी कहीं पता चले पड़ोसी आ जाए तो आपको लगे कि भाई ये तो लिखा ही नहीं है ना, तो फिर तो गलत हो जाएगा ऐसे में, है ना। दूसरी बात इसने क्या बोला था, हाँ, और अब यहाँ पर देखें तो विभिन्न प्रकार के सारे जितने स्टेप हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। भौतिक क्षेत्रों के लिए समुदाय का प्रयोग, कार्यात्मक नियोजन, ये सारे ऐसे भी आपको तो पता ही होना चाहिए, है ना। निश्चित सीमा योजना बहुत इजी है ये, है ना। और सॉरी, दूसरे की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यह व्यवस्था परिवर्तन मॉडल है। व्यवस्था परिवर्तन मॉडल है। अब ये व्यवस्था परिवर्तन मॉडल क्या था भाई, ये बेसिकली जैसे मैं कहूँ, समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, इन सब की आवश्यकता का पूरा करने के लिए समाज के विभिन्न व्यवस्थाओं की उपस्थिति की अपेक्षा करता है। ये मॉडल था कि जहाँ पर रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें दी जाएं, ये सिद्दीकी मानता था, ऐसा काम होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरा इसका मॉडल था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, ये सारे मॉडल इसमें ही व्यवस्थित किए गए थे। ठीक है, ये चीज़ें समझ सकते हैं आप। और एक और पॉइंट देख लीजिए इसका, अच्छा ये रणनीति आ गई, थर्ड नहीं लिखा हुआ क्या भाई, इसमें लिखा होना तो चाहिए। ओके, चलिए ने क्या नाम बताया आपने, संरचनात्मक मॉडल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संरचनात्मक मॉडल है थर्ड क्या हो जाएगा आपका, संरचनात्मक मॉडल हो जाएगा। और संरचनात्मक मॉडल क्या होता है भाई, जहाँ पर समाज के भीतर एक छोटे भाग में परिकलित होता है ना, छोटे समुदाय से मिलकर एक बड़ा समुदाय बनता है। तो बेसिकली सामुदायिक संबंधों में बृहद संरचना, सूक्ष्म वास्तविकता, है ना, का विश्लेषण करता है, वास्तविकताओं को प्रभावित करता है। तो संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल को समाज के एक वैकल्पिक रूप में निर्माण किया गया है। तो वैकल्पिक रूप किसका है भाई, संरचनात्मक परिवर्तन का नाम है ना, ध्यान रखना आप लोग ये। और इसी में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनिटर फंड, विश्व बैंक, बड़ी शक्तियों का भी तीसरे विश्व देशों पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, जो उसके समाज की वस्तुओं और सेवाओं का वितरण के रूप में प्रभावित करता है, वह संरचनात्मक परिवर्तन के मॉडल में होता है।
ठीक है। तो यह राष्ट्र और व्यक्ति या समुदाय के साथ संबंध होता है और अंतः समुदाय और अंतः समुदाय संबंधों का अंतर समुदाय और अंतर समुदाय इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी दोनों का रिलेशन को क्या करता है, वो निर्धारण करता है। और ये निर्धारित करने वाली बात संरचनात्मक परिवर्तन के मॉडल में होती है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के आज के मॉडल, रॉथमैन, मुर्रे रॉस और एच.वाई. सिद्दीकी जी का। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है, ठीक है ना।